दोस्तों, जर्मनी के शासक हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए जुल्म दुनिया कैसे भूल सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के 6 सालों के दौरान हिटलर ने यहूदी लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए शिविर खोल लिए, जहाँ जगह जगह से ढूंढकर ट्रेनों में ठूसकर यहूदियों को उनके शिविरों में लाया जाता। उसके बाद उनके साथ बेइंतहा जुल्म होते। हिटलर यहूदियों को इंसानी नस्ल का मानता ही नहीं था। हिटलर के नाजी लोगों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे यहूदी पैदा हुए थे। इन 6 सालों में दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। इन लोगों पर हिटलर ने इतनी बर्बरता दिखाई कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? क्या था हिटलर का होलोकॉस्ट अभियान, जिसमें 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया? चलिए उन दिनों को करीब से देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात है साल 1933 की, जब नाजी पार्टी से एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर ने कसम खाई थी, जो आगे चलकर एक खूंखार तानाशाह के रूप में सामने आया। हिटलर बहुत ही कट्टर विचारधारा वाला शासक था और देश प्रेमी ऐसा कि केवल उन्हीं को अपने देश में रहने योग्य मानता जिनकी रगों में जर्मन खून दौड़ता हो, क्योंकि उस समय में जर्मनी में जर्मन नाजी और यहूदी रहते थे। हिटलर के अनुसार नाजी ही शासन चलाने में सक्षम, शिक्षित और अक्लमंद थे और यहूदियों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अपनी इसी सनक के लिए उसने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। बाद में उसको लगा कि इस तरह वो सरेआम ज्यादा दिनों तक कत्लेआम नहीं कर पाएगा, तो उसने जर्मन लोगों के मन में ये भ्रांति बैठा दी कि आज जर्मनी की इस हालत का कारण ये यहूदी है और इन यहूदियों के धोखे से ही हमें प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी बुरी हार का सामना करना पड़ा। उस समय जर्मनी की सत्ता और अमीर वर्ग दोनों जगहों पर यहूदियों का बोलबाला था। नाजी इससे जर्मन लोगों के हित के विरुद्ध मानते थे। वे ये भी मानते थे कि जर्मनी दूसरों की तुलना में एक बेहतर देश था। उनके लिए श्रेष्ठता का मतलब था कि वे दूसरे लोगों पर हावी हो सकते हैं। इसी सोच ने जर्मनी को दूसरे देशों पर हमला करके शासन करने वाला देश बना दिया और इस तरह जर्मनी से शुरू हुआ यहूदियों का पतन। ये पतन इनके लिए इतना भारी पड़ा कि 1945 तक आते आते यूरोप के अधिकतर देशों में 2000 साल तक, या यूं कहे तो सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक यहूदी संस्कृति लगभग खत्म हो गई। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। इसी के साथ ही हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अंतिम हल यानी कि फाइनल सॉल्यूशन कार्यक्रम शुरू किया और हिटलर ने इसको अंजाम दिया होलोकॉस्ट से। होलोकॉस्ट सारे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करने का एक जरिया बन गया। दरअसल होलोकॉस्ट यातना शिविर को कहा जाता था, जिसमें लोगों को जबरदस्ती लाकर उन पर बिना कोई रोक टोक के संगीन से संगीन जुल्म किए जा सके। हिटलर की बनाई हुई एसएस आर्मी को देश भर से और जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों में से यहूदियों को ढूंढ कर इन यातना शिविरों में लाने का काम दिया गया। इस एसएस आर्मी में खतरनाक अपराधियों, अशिक्षित लोगों और कट्टर नाजियों को भर्ती किया गया। हिटलर की दी हुई खुली छूट ने इन एसएस आर्मी वालों को दरिंदा बना दिया था। इन्होंने बेकसूर यहूदियों पर जुल्म करके हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी थी। होलोकॉस्ट मानव इतिहास में सबसे क्रूरता और विभत्स नरसंहार था। जहां भी यहूदी दिखा, हिटलर के सैनिक तुरंत उन्हें गाड़ियों में ठूसकर यातना शिविर में ले जाते। पोलैंड का ऑश्विट्ज़ हिटलर की हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था। ये नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा यातना शिविर था। नाजी खुफिया आर्मी एसएस यहाँ पर यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़ कर ले आती थी। इस यातना शिविर में यहूदियों को रेल पटरियों से और दूर दराज के इलाकों से पैदल ही घसीट कर लाया जाता था। रेल के डिब्बों में क्षमता से 20 गुना ज्यादा लोगों को जबरदस्ती ठूसा जाता। रास्ते में उनको न तो कुछ खाने को दिया जाता, ना ही पीने को। लंबे सफर में आधे लोग तो घुटन से दम तोड़ देते और उन्हें लाकर यातना शिविर के बाहर गेट पर उतार दिया जाता और उनकी मुलाकात होती थी यहाँ पर डॉक्टर मंगेले से, जिन्हें एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता कहा जाता था। दरअसल डॉक्टर मंगेले एक साइंटिस्ट थे और वो जुड़वा बच्चों पर नए नए टेस्ट करते थे। वो अक्सर मुस्कुराते हुए या एक धुन गुनगुनाते रहते थे। वो नए आए लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते। जो लोग जवान और थोड़े बहुत हष्टपुष्ट होते, उन्हें अलग करके उनकी बाह पे एक नंबर गोद देते। उस दिन के बाद से कोई भी अपना नाम नहीं ले सकता था। कैदियों की पहचान सिर्फ नंबरों से होती थी। उन्हें पहने हुए कपड़े उतारकर चिथड़े हुए फटे पुराने कपड़े पहना दिए जाते। कैदियों के कपड़ों पर एक स्टार बना दिया जाता, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यहाँ हिटलर के कैदी बाहर से आने वाले दूसरे यहूदी नजरबंदियों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। इनको केवल काम के लिए ही जिंदा रखा जाता था और खाना भी उतना ही दिया जाता जिससे कि वह जिंदा रह सके।
बाकी कैदियों में जो बच्चे, महिलाएं और बूढ़े लोग होते उन्हें सीधा आगे भेज दिया जाता। इनको नहाने का बहाना देकर एक चैम्बर नुमा कमरे में भेज दिया जाता। ये एक गैस चैम्बर होता था जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया जाता और 20 से 25 मिनट के अंदर केवल राख और धुआं बचता। ना कोई चिल्लाने की आवाज और ना ही किसी प्रकार का शोर। वहाँ उपस्थित लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथी और परिवार वाले ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ये हिटलर की सबसे बड़ी हैवानियत थी जो जिंदा लोगों को उस गैस की भट्टी में डाल देता। डॉक्टर मंगेले यहूदी कैदियों पर नई नई दवाइयों और औषधियों का बिना कोई अनुमति के परीक्षण करते थे जिनके परिणाम उन्हें खुद नहीं पता होते थे। पुरुषों और महिलाओं की जबरदस्ती से नसबंदी कर दी जाती। युद्ध के घावों का उपचार, रासायनिक हथियारों का मुकाबला करने के तरीके, नए टीकों का बेरहमी से एक्सपेरिमेंट किए जाते। यहाँ पर इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी थी। जब यातना शिविर में मुंह और चेहरे की एक ग्रेगिनस नामक बैक्टीरियल बीमारी फैल गई थी वहाँ पर, तो मंगेले ने बीमारी के कारण का पता करने और इलाज ढूंढने के लिए मरीजों को बैरक में अलग अलग कर उन पर प्रयोग करने शुरू कर दिए और कई पीड़ित बच्चों को मार दिया गया ताकि उनके संरक्षित सिर और अंगों को एसएस मेडिकल एकेडमी में अध्ययन किया जा सके। जब महिला कैदियों की शिविर में टाइफस की बीमारी शुरू हुई तो मंगेले ने 600 यहूदी महिलाओं के ग्रुप बनाकर उन्हें गैस चैम्बरों में डालकर मार दिया। बाद में उस इमारत को साफ करके कीटाणु रहित किया जाता। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया गया जब तक कि सभी बैरक कीटाणु रहित न हो गए। मंगेले ने मानव शास्त्र के अध्ययन और आनुवंशिकता में रिसर्च के लिए जिंदा लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन चिकित्सा प्रक्रियाओं में पीड़ितों की शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से मंगेले जुड़वा बच्चों, 2 अलग अलग रंगों की आंखों वालों और शारीरिक असमानताओं वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। मंगेले के शोध वाले लोगों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाता था। उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता और कुछ समय के लिए गैस चैम्बरों से भी बचा के रखा जाता। मंगेले एक्सपेरिमेंट में फेल हुए लोगों को घातक इंजेक्शन और शूटिंग से मार देता था और वो जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए हुए अंगों को निकालना, उनमें जानबूझकर टाइफस या किसी अन्य बीमारी से संक्रमित करना और एक जुड़वा के खून को दूसरे में ट्रांसफर करना जिसे प्रयोग करता था। इन भयानक प्रक्रियाओं से गुजरने के दौरान कईयों की मौत हो जाती और बाकी जीते जी मर जाते और जो लोग प्रयोगों से बच जाते उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता। शोधकर्ताओं के अनुसार ओश्विच के शिविरों में 2 भाग होते थे। पहले तो कैदियों से श्रम कराने के लिए और दूसरा तबाही शिविर जिसमें आधुनिक शवदाह होते थे और जो गैस के चैम्बरों वाले होते थे जिनका उपयोग कैदियों को मारने के लिए किया जाता था। इन गैस चैम्बरों में जिंदा लोगों को डाल दिया जाता और कुछ ही मिनट में वो मर जाते। हालांकि ओश्विच का शिविर ये शिविर मूल रूप से पोलैंड के राजनीतिक कैदियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन मार्च 1942 तक यह यहूदी कैदियों का मौत का केंद्र बन गया। नाजी लोगों का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से इन्हें कोई खतरा नहीं था। उस समय इटली में जर्मनी की तुलना में यहूदी विरोध कम था और इटली के कब्जे वाले देश आमतौर पर जर्मनी के कब्जे वाले यहूदियों की तुलना में अधिक सुरक्षित थे। ऐसे ही जर्मनी की एक यहूदी लड़की एनी फ्रैंक की डायरी ने हॉलोकॉस्ट की असलियत दुनिया के सामने खोल के रख दी और दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई एक जाति विशेष के लोगों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। एनी का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। साल 1933 में जब नाजी जर्मनी में सत्ता में आए तब 4 साल की उम्र में एनी को परिवार के साथ जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे लोग नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पहुंचे, लेकिन 1940 में वहां भी नाजियों ने कब्जा कर लिया और इसी के साथ वो लोग यहाँ पर फंस गए। वहाँ भी जब यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा तब जुलाई 1942 में इस परिवार ने एनी के पिता के दफ्तर की एक इमारत में एक गुप्त कमरे में शरण ली और वहीं रहने लगे। करीब 2 साल बाद उनके ही एक साथी के विश्वासघात के कारण वे पकड़े जाते हैं और पूरे परिवार को गिरफ्तार करके हिटलर के यातना शिविरों में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 7 महीने बाद एनी ने शिविर में ही टाइफाइड की वजह से दम तोड़ दिया। उसके 1 हफ्ते पहले ही एनी की बहन की मौत हुई थी। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई एनी फ्रैंक की कहानी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई और इसके बाद 21 अप्रैल 1945 को रूस की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गई और 30 तारीख को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और फिर 7 मई को बिना शर्त जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब सोवियत संघ की सेनाओं ने ऑश्विच पर कब्जा किया तब जाकर पता चला कि यहाँ युद्ध की आड़ में क्या चल रहा था। उस समय तक कैंप में 7000 कैदी थे। हालांकि सोवियत सेना के हमले से पहले ही नाजियों ने हार का अंदेशा देखकर नरसंहार से जुड़े कई सबूतों को मिटा दिया था। वहाँ पर मिले सबूतों से पता चला कि पकड़े जाने से बचने के लिए कैदियों को यूरोप में अन्य शिविरों में ले जाया जा रहा था और जो कैदी बहुत बीमार और विकलांग थे उन्हें शिविरों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता।
जब लोगों को पता चला कि 1939 से 1945 के बीच बेकसूर और अनजान यहूदी लोग अपने ही देशवासियों से किस प्रकार उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, अमेरिका ने इसके बाद अपने देश से ज्यादा फोटोग्राफर इन यातना शिविरों में भेजे ताकि भविष्य में इसे कोई नकार ना सके। दोस्तों, किस तरह हिटलर ने लाखों लोगों को इस तरह मौत की भट्टी में डाल दिया। आज उन दिनों को याद करते हैं तो हर कोई सहम जाते हैं। अब इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।